तो जब हम कभी कहते हैं कि ये कुजीन इंडियन कुजीन है, ये इटालियन है, ये चाइनीज़ है, ये अमेरिकन है, तो दरअसल उसमें पड़ने वाले जितने इंग्रेडिएंट हैं वो दुनिया के लगभग हर हिस्से से आए हैं। और जैसे जैसे इतिहास बदलता है, जैसे जैसे अन्न की यात्रा ज़्यादा से ज़्यादा तीव्रतर होती रहती है, हमारे लिए ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या हमारा है और क्या नहीं है। और इसलिए हम ऋणी हैं पूरे विश्व समुदाय के जो हमारे पूर्वज रहे हैं कि उन्होंने हमें ये सारी चीज़ें विरासत में दी। और मनुष्य ने जब से कृषि शुरू की है तब से उसने नेचर को भी बदल दिया है। और नेचर को ऐसा नहीं कि अभी जीवो बदल रही है, नेचर का विकास भी देखिए। अब ये टमाटर है तो आप इस टमाटर को देखेंगे, जो प्रकृति में पाए जाने वाला टमाटर है वो कुछ इस साइज का होता है। तो मनुष्य के जो ब्रीडिंग के प्रयास हैं, उसके जो सिलेक्शन के सचेत प्रयास हैं, उससे आप देखिए कि ये टमाटर की सिर्फ टमाटर के शेप में ही हमने किस तरह की तब्दीली कर दी है। तो आप उसको उठा सकते हैं एक बेर के बराबर का टमाटर, और वहां से आज यहाँ तक हम यहाँ तक जो है ये सब मनुष्य की मेहनत का नतीजा है। मैं तो आपके अपना जो सुषमा जी का अपना बहुत खूबसूरत एक होम गार्डन है जिसमें बहुत सारी चीजें लगी हैं, सेब, चेरी और जाने क्या क्या, लेकिन सबसे ज्यादा आज हमने ये कम से कम इसका वजन तो बाप रे, इट्स नॉट हल्का, ये सूरजमुखी है। और आज इन्होंने इस सूरजमुखी को तोड़ा है, अभी इसको सुखाया जाएगा, घर में रखा जाएगा और इसके बीज उसके बाद हार्वेस्ट किए जाएंगे। हेलो अलका जी, कैसे आपका हैं बहुत स्वागत है आपका। तो डॉक्टर सुषमा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी हैं, रिसर्चर भी हैं और उसके साथ साथ हिंदी साहित्य को बहुत करीब से ना से वो देखती हैं बल्कि खुद साहित्य सृजन भी करती हैं। आज इन्हीं से जानना चाहूंगी कि अन्न कहाँ से आता है, जो आपने पुस्तक का टाइटल रखा, इसके पीछे आपकी सोच क्या है और आप क्या कहना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं पाठक वर्ग को। पहली बात तो ये कि हम सबके अपने खाने पीने को लेकर कई तरह के पूर्वाग्रह हैं, कई तरह हम सचेत रहते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। आप व्रत उपवास में क्या खाते हैं, ट्रैवल में क्या खाते हैं, किसी त्यौहार में क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं। तो ये बहुत ही आपके अंतर्मन की एक कहना चाहिए एक जुड़ाव है खाने के साथ। और ये जो किताब है, ये किताब अन्न के बारे में और कई तरह के जो हमारे फल सब्जी और दूसरे खाद्य पदार्थ हैं, उनका कहाँ ओरिजिन है और कैसे अन्न की यात्रा शुरू होती है मानव सभ्यता में, और उनका हमारे इस अलगाव से, इस विलगाव से, पूर्वाग्रहों से उसका क्या नाता है और कैसे हम उसमें साइंस को देखते हैं, हिस्ट्री को देखते हैं, कृषि और समाज के संबंध को देखते हैं। तो ये अन्न की ऐतिहासिक यात्रा पर लिखी हुई किताब है। सुषमा जी, मुझे ये किताब जानती हैं क्यों बहुत अच्छी लगी। इस किताब के बहाने मुझे कभी कभी लगता है कि मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, कभी मुझे लगता है कि मैं ट्रैवलिंग की दुनिया में उतर गई हूँ, और फिर किताब वापस बार बार मुझे खींच लाती है फूड की तरफ, फूड की हिस्ट्री की तरफ। तो आप मुझे बताएं कि आपने इस किताब के जरिए इतने सारे विषयों को, इतने अलग अलग विषयों को, इतने सब्जेक्ट जो डाइवर्स सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे एक साथ पिरोया और कैसे आपने इतिहास को फूड इतिहास के साथ जोड़ा और एक दिलचस्प रूप में इस पूरी गाथा को हमारे सामने पेश किया। हम जानते हैं कि मनुष्य लगभग 2.5 लाख वर्ष पुराना है और उसमें से 240,000 साल मनुष्य ने बिना कृषि किए बिताए। और सिर्फ पिछले 10,000 साल में ये हुआ कि मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की और आज हम देखते हैं कि कई तरह की उसमें साइंस की, उसमें मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की पूरी ब्रीडिंग की दुनिया है और अब हम जीएमओ तक पहुँचे हैं। तो ये किताब कृषि की ऐतिहासिक यात्रा की किताब है। कई तरह के जो अलग अलग जगहों की सामग्री है उसके मिक्स के बारे में हम बात कर सकते हैं, उसकी भी यात्रा है। तो उस तरह से कल्चर कनेक्शंस कैसे पुराने समय से अब तक फूड के इर्द गिर्द हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत बात कही इस किताब में। मैं इस किताब का एक छोटा सा अंश पढ़ के सुनाती हूँ और उसके बाद उससे रिलेटेड एक सवाल मेरे मन में है, वो पूछेंगे इनसे। सबसे पहले 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक पॉलिनेशियन नाविकों ने दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच वनस्पतियों का आदान प्रदान किया था। उन्होंने समुद्री मार्ग से कम 84 पौधे, जिनमें मकई, चौलाई, काजू, अनानास, शरीफा, मूंगफली, कद्दू, लौकी, अरारोट, अमरूद, सूरजमुखी, तुलसी, ब्रह्मी आदि शामिल हैं, इन फसलों को अमेरिका से दक्षिण एशिया और अफ्रीका तक पहुंचाया और भांग समेत लगभग 13 वनस्पतियां एशिया और अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका पहुंचाई गई।
दिलचस्प बात यह है कि ये विनिमय उस समय हो रहा था जब यूरोप को अमेरिकी महाद्वीपों के अस्तित्व की खबर तक नहीं थी। फिर यही किताब आगे हमको लेकर जाती है और बहुत दिलचस्प एक मुझे मोड़ पर लेकर आती है, जहां ये बताती है कि कैसे जब कोलंबस ने यूरोप से न्यू वर्ल्ड की खोज की और कोलंबस पहुंचा अमेरिकी महाद्वीपों में, तो वहां जब उसकी नज़र पड़ी मक्का जैसी फसल पर, तो चूंकि जानकारी नहीं थी तब तक यूरोप, एशिया, अफ्रीका को कोई खबर नहीं थी मक्का की, उसने मक्का को मक्का, मेरे ख्याल से इंडियन मक्का या इंडियन कॉर्न कहकर पुकारा। तो इस तरह की जब जानकारियों से भरपूर ये किताब मेरे हाथ में आई है, तो मुझे लगता है कि आखिर कृषि शुरू कब हुई थी, कहाँ से हुई थी, और इंसान का उस कृषि के साथ एक जो व्यापार शुरू हुआ, जो कृषि के साथ एक आदान प्रदान शुरू हुआ, वो कैसे और कब हुआ। कृषि, जैसे मैंने पहले भी कहा, लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुई है। उसके पहले मनुष्य सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग करता था। सबसे पहले कृषि के कुछ केंद्र हैं जहाँ शुरू हुई, तो उसमें फर्टाइल क्रिसेंट है का एरिया है, जिसमें आपका इराक, ईरान, लेबनान, सीरिया, ये सारा इलाका आता है। तो यहाँ गेहूं और जौ की खेती और कुछ दालों की खेती सबसे पहले शुरू हुई। और इसी तरह से चाइना में धान की खेती सबसे शुरू हुई, और फिर उसके लगभग कुछ हजार साल बाद हिंदुस्तान में भी धान की खेती इंडिपेंडेंट तरीके से शुरू हुई। इसी तरह से आप देखते हैं कि न्यूजीलैंड में और साउथ ईस्ट एशिया में आपकी अरबी है, आलू है, घुइयाँ है, नहीं आलू नहीं सॉरी घुइयाँ है, याम है, तो इन चीज़ों की खेती शुरू हुई। और मकई की खेती मैक्सिको में शुरू हुई। इसी तरह से शिमला मिर्च, टमाटर और कई चीज़ें, आलू, ये सब साउथ अमेरिका में है। तो आज जब हम कहते हैं कि भाई समोसा जो है भारतीय एक तरह से आपका फास्ट फूड है, और उसमें जो गेहूं का इस्तेमाल है, तो वो गेहूं फर्टाइल क्रिसेंट की मूल वनस्पति है। और जो आलू आया है, वो आलू आपका पेरू से आया है, साउथ अमेरिका से आया है। उसमें जो मिर्च डली है, वो मिर्च आपकी मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका से आई है। तो इस तरह से हम देखते हैं उसमें जो अगर काली मिर्च और दूसरे मसाले हैं, तो भारत से, और स्पाइस आइलैंड जो आपका इंडोनेशिया और इस तरह का साउथ ईस्ट एशिया है, तो इतनी जगह की चीज़ें मिलकर आलू को बनाती हैं। तो जब हम कहते हैं या इटालियन आपका पास्ता है, तो वहाँ भी गेहूं बाहर से आया है। उसमें जो बैंगन है वो भारत से आया है, टमाटर साउथ अमेरिका से आया है। तो जब हम कभी कहते हैं कि कुजीन इंडियन कुजीन है, ये इटालियन है, ये चाइनीज़ है, ये अमेरिकन है, तो दरअसल उसमें पड़ने वाले जितने इंग्रेडिएंट हैं वो दुनिया के लगभग हर हिस्से से आए हैं। और जैसे जैसे इतिहास बदलता है, जैसे जैसे अन्न की यात्रा ज़्यादा से ज़्यादा तीव्रतर होती रहती है, हमारे लिए ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या हमारा है और क्या नहीं है। और इसलिए हम ऋणी हैं पूरे विश्व समुदाय के, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, कि उन्होंने हमें ये सारी चीज़ें विरासत में दी। इससे मुझे याद आता है कि हमारे बाबरनामा में जिक्र है जैसे तरबूज का, या बाबर को जब भारत पहुंचे तो आम बड़ा पसंद आया, लेकिन आम तो पसंद आया मगर आम से उनको तसल्ली नहीं हुई, और अपने साथ वो सेंट्रल एशियन कुछ फ्रूट्स को लेकर आए। तो उस सब का भी इसमें जिक्र है, उस सब की कहानी भी इस किताब में है। तो बेसिकली बाबर के अलावा भारत में बहुत ढेर सारे सूफी आए, उसके पहले बहुत से यात्री आए, बल्कि बाबर के से पहले भी बड़े सेंट्रल एशिया के जो लोग थे, तुर्क थे उसमें, मुगल से पहले, और दूसरे लोग थे, तो वो भी आए। तो वो भी अपने साथ कई तरह के बीज, कई तरह की वनस्पतियाँ, कंदमूल, फल लेके आए। और बाबरनामा में तो विशेषकर बाबर अपने साथ अंगूर, खरबूजा, तरबूज और रोज़ लेकर आए। तो और बाकायदा उनके माली लेकर आए। और वो जब आगरा में गए तो उन्होंने अपने आगरा के किले में बाकायदा जो है यमुना के किनारे तरबूज की खेती शुरू करी, अंगूर की बेलें उन्होंने वहाँ लगाने की कोशिश की। बाग बगीचे लगाने का वो स्टाइल भी आया जो मेरे ख्याल से सेंट्रल एशिया में उस समय प्रचलित था। तो गार्डनिंग उसके साथ आई और खेती की, और इस तरह के बड़े अच्छे जो फ्रूट्स हैं वो वहाँ आए। तो एक सवाल जो बार बार मेरे मन में आया जब भी मैं इस किताब को पढ़ रही थी, वो ये कि ट्रैवल और फूड के बीच एक गजब का नाता रहा है। जैसे आपने कई जगह जिक्र किया कि सेलर्स के जरिए फसलें, फल, बीज एक भूगोल से दूसरे भूगोल तक पहुंचे। तो इस पर आप थोड़ा हमें विस्तार से बताएं। मजे की बात यह है कि जब हम इस किताब का शीर्षक तय कर रहे थे, तो एक शीर्षक अन्न की यात्रा भी कंसीडर कर रहे थे। तो जिस तरह से मानव की गति बढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, लोगों की आवाजाही बढ़ी, लगभग उसी अनुपात में
जो वनस्पतियां हैं और अन्न है, कई तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं, फल फूल हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो उनका भी एक जगह से दूसरी जगह आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ा। जैसे हमने कहा कि पहले जो पॉलिनेशियन सर्फर्स थे उनके थ्रू आपने अभी रीड किया, उसके बाद फिर सिल्क रूट के थ्रू वो बहुत बड़ा रहा, जिसमें बाबर की भी हमने बात की और दूसरे भी कई लोग आए। बल्कि कॉफ़ी के बीज भी पहली बार अरब से जब बाहर आए तो वो हिंदुस्तान आए, और एक बाबा बुदान, उसको एक सूफी थे जो हज पर गए थे और वहाँ से कॉफ़ी के बीज लेके आए थे, उसकी भी यहाँ कहानी है। और इसके बाद जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया, बड़े जहाज बन गए और कई जगह यूरोपीय उपनिवेश स्थापित हो गए, तो यूरोप की जमीन तो खेती के लिहाज से उतनी अच्छी है नहीं जितनी अफ्रीका और एशिया और लैटिन अमेरिका की है, क्योंकि हमारे यहाँ क्लाइमेट बहुत अच्छा है, साल में हम लोग 3 फसलें उगा सकते हैं और इस तरह की ठंड नहीं पड़ती है। तो यूरोपियंस ने जो है सबसे पहले तो 2 काम किए। एक काम उन्होंने कैटलॉगिंग की कि हर जगह क्या क्या वनस्पतियाँ, जीव जंतु बनते हैं, तो आप देखते हैं लीनियस का क्लासिफिकेशन का स्कीम, उसी सारी नॉलेज से आप देखते हैं डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी भी प्रपोज की। तो एक तरह से ज्ञान विज्ञान का जो बहुत विस्फोट हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद और इनलाइटनमेंट आया यूरोपियन सोसाइटी में, उसका यात्राओं से बहुत बड़ा संबंध है और वनस्पतियों और जीवों की कैटलॉगिंग से भी उसका बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि तभी पता चला कि दुनिया में कितने तरह के जीव हैं। और बड़े स्केल पर एक महाद्वीप से न सिर्फ वनस्पतियाँ, पशु पक्षी दूसरी जगह ले जाए गए, बल्कि मनुष्य भी ले जाए गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई अफ्रीकी दास कैरिबियन में आए, बाद में जब दास प्रथा खत्म हो गई तो हम देखते हैं गिरमिटिया मजदूर भारत से कैरिबियन में गए, साउथ अमेरिका में गए, अफ्रीका में गए, और महात्मा गांधी बल्कि हिंदुस्तानी व्यापारियों और वहाँ के जो गिरमिटिया मजदूर थे उनकी लड़ाई में बड़े 20 साल तक लगभग साउथ अफ्रीका में इन्वॉल्व भी रहे, और वो उनका एक तरह से टेस्टिंग ग्राउंड था। उस नॉलेज को, उस एक्सपीरियंस को लेकर वो भारत आए और हमारे आज़ादी के आंदोलन को उन्होंने उसके वो नेता बने। तो मैं कहूँगी कि आपने ये जो लेखन किया है उससे विज्ञान को हमें आम भाषा में पहुँचाया, आपने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, और कहीं ना कहीं आपके जो लंबा एक जो यायावरी जीवन रहा है उसकी झलक भी इसमें मिलती है। बात यह है कि लोग सोचते हैं कि विज्ञान समाज से अलग कोई चीज़ है, जीवन से कोई अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा है नहीं। विज्ञान का समाज से, हमारे अपने व्यक्तिगत जिंदगी से भी बहुत गहरा संबंध है, रोज रोज का संबंध है। अब ये चीज़ जो है फ़ोन पे रिकॉर्ड हो रही है तो वो भी विज्ञान का प्रोडक्ट है। हम तो बातचीत कर रहे हैं यहाँ, आप समय देख रहे हैं घड़ी में, आप कोई भी खाना खा रहे हैं, कोई भी कैन फूड खोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो विज्ञान बहुत अंतर्गुम्फित है हमारे रोज रोज के जीवन से, हमारी जो सामाजिक नीतियां हैं, हमारी आर्थिक नीतियां हैं। बल्कि ग्रीन रिवोल्यूशन का भी इसमें एक चैप्टर है जिसको लोग पढ़ सकते हैं, तो किस तरह से एक सामरिक, राजनीतिक, वैश्विक राजनीतिक कहना चाहिए कि उसके बारे में पूरे अध्याय खोलता है। क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन जो नाम है वो आया ही इसलिए क्योंकि वो रेड रिवोल्यूशन की कार्ड था। तो आप जो है पढ़िए इसको, तो आपको पता चलेगा कि ग्रीन रिवोल्यूशन नाम ही कहाँ से आया। हाँ, इसमें आपने बहुत सारी उन्नत फसलों की बात की है, और कहीं आप मेक्सिको में गेहूं पर शोध की शुरुआत कैसे हुई, इस तरह के जो इतने सारे विषय हैं, मक्का का जन्म है और जाने क्या क्या है। पर मैं घूम फिर के बार बार इसमें से अपने लिए कुछ यात्रा के अंश चुरा लाती हूँ। सो मेरे लिए ये यात्रा किताब भी है। मैं अपनी जो ट्रैवल संग्रह है पुस्तकों का, उसमें भी इस किताब को बड़े शान से रखना चाहूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और इस किताब के बारे में हमें इतनी सारी इसका जो बैक एंड है पर उस पर जो कहानी चली थी वो बताने के लिए। उम्मीद है जल्द ही हिंदी पाठक वर्ग को एक और किताब आपसे मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अलका। अब हो सकता है कुछ सालों बाद, अभी तो नहीं।